वेलकम बैक टू मेडिको लीग। होप सो कि आप लोगों ने एनाटॉमिकल टर्म का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम बॉडी मूवमेंट्स, प्लेन्स, पोजीशन, सेक्शन वो सब हमने कवर कर लिया है। और उसी के रिलेटेड कुछ और टर्म्स, जैसे कि टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स, ब्लड वेसल्स, बोन्स और क्लिनिकल टर्म्स जैसा कुछ बाकी था, तो वो सब आज हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो बिना ज़्यादा देरी के, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लेट्स स्टार्ट आ वीडियो। पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स। पहला टर्म है ओरिजिन। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक मसल में 2 एंड्स होते हैं, तो एक एंड को कहते हैं ओरिजिन। मसल का वो एंड जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अगर फिक्स्ड रहता है तो उसको कहते हैं ओरिजिन। और दूसरा टर्म है इंसर्शन। मसल का वो एंड जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मूव करता है तो उसको कहते हैं इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन, मसल हैज 2 एंड्स, ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फिक्स रहता है और वहीं इंसर्शन मूव्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। और ये 2 टर्म्स इंटरचेंजेबल भी है। ओरिजिन भी कभी मूव हो सकता है और इंसर्शन भी कभी फिक्स्ड हो रह सकता है। थर्ड टर्म इज बेली। मसल के बीच में अगर आप देखो तो जो फ्लैशी पार्ट होता है वही जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं बेली। तो 2 मेन वर्ड्स, बेली इज द फ्लैशी कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल। आपको पूछा जा सकता है कि विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल, आंसर इज बेली। उसी के ऑपोजिटली फोर्थ टर्म इज टेंडन। टेंडन इज फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मसल। 3 वर्ड्स, इट इज फाइब्रस पहले तो, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। बेली जो था इट वॉज द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल, और वहीं टेंडन इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ रॉड जैसा स्ट्रक्चर। इन 4 टर्म्स में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है टेंडन, क्या है एपोन्यूरोसिस, क्या है रैफे और क्या है लिगामेंट। तो आज हम ये क्लियर करते हैं कि पहले तो हमने बात की टेंडन। टेंडन यानी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल। अब यही टेंडन जो कॉर्ड लाइक है, अगर वो फ्लैटन हो जाए तो उसको कहते हैं एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस यानी कि द फ्लैटन टेंडन। दोनों सेम ही है, दोनों फाइब्रस है, दोनों नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, लेकिन टेंडन है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है और वहीं एपोन्यूरोसिस यानी फ्लैटेंड पार्ट। फिर है रैफे। जब इन दोनों के इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स मिले तो उसको कहते हैं रैफे। यानी कि जब टेंडन एपोन्यूरोसिस में कन्वर्ट होता है तो जो उनके जो इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स होते हैं उसको कहते हैं रैफे। और रैफे इज स्ट्रेचेबल। लिगामेंट स्ट्रेचेबल नहीं है, वहीं रैफे स्ट्रेचेबल है। अब बात करते हैं लिगामेंट क्या है। मैं टेंडन और लिगामेंट में बहुत कंफ्यूज होती थी और 11th 12th में भी ये आता था कि टेंडन एंड लिगामेंट। मैंने कैसे याद रखा, फॉर एग्जाम्पल बोन, बोन। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे सेम नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि 2 बोन्स को जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं लिगामेंट। और हमें पता है कि जब 2 बोन्स कनेक्ट होते हैं तो एक जॉइंट बनता है। यानी कि इन शॉर्ट, अगर एक जॉइंट में 2 सेगमेंट्स को जो कनेक्ट करे उसको कहते हैं लिगामेंट। Ligament is a fibrous structure which connects
टू सेगमेंट्स ऑफ अ जॉइंट। तो यही चार टर्म्स टेंडन, एपोन्यूरोसिस, राफे और लिगामेंट क्लियर हो गए। टेंडन यानी फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, और वहीं एपोन्यूरोसिस इज द फ्लैटेंड टेंडन यानी कि फ्लैट पार्ट। और राफे इज द इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स ऑफ टेंडन एंड एपोन्यूरोसिस, एंड अनलाइक लिगामेंट इट इज स्ट्रेचेबल, यानी कि लिगामेंट स्ट्रेचेबल नहीं है। और लिगामेंट इज अ फाइब्रस पार्ट विच कनेक्ट्स टू सेगमेंट्स ऑफ अ जॉइंट। नाउ कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। पहला है आर्टरी। हमें पता है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स। ये उसकी मेन डेफिनेशन है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए ये दोनों एक्सेप्शन है। और जनरली हमें पता है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और आर्टरी रिजेंबल्स अ ट्री। क्यों ट्री? मेन ट्रंक, जो ट्री का मेन ट्रंक होता है, इट रिजेंबल्स आर्टरी, और ट्री की जो ब्रांचेस है इट रिजेंबल्स आर्टेरियोल्स। मैं आपको आगे समझाती हूं कि क्यों ओनली एज ए ट्री। फिर नेक्स्ट टर्म इज वेन। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन्स टू हार्ट, और इसमें भी सेम एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स एंड अम्बिलिकल वेन्स, क्योंकि दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमने अभी सीखा कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन्स रिजेंबल्स रिवर, क्योंकि हमें पता है कि रिवर की स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज मिलके एक बड़ी रिवर बनाते हैं। तो दिस स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स वेन्यूल्स, और ये छोटी छोटी वेन्यूल्स मिलके एक बड़ी वेन बनाते हैं। तो इसलिए यही एक मेन डिफरेंस है आर्टरी और वेन के बीच में। आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, veins carry deoxygenated blood. Artery carries blood from heart to organs, vein carry blood from organs to heart. और आर्टरी में कोई वेल्व प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन ऑफ वेल्व ये है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करने के लिए वेन्स में वेल्व ज़रूरी है। और लास्ट और द मेन डिफरेंस इज आर्टरी रिजेंबल्स ट्री, यानी कि जो एक मेन ट्रंक है वही ब्रांचेस बनाती है जो आर्टेरियोल्स है। और उसी के ऑपोजिटली वेन्स में स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज मिलके एक बड़ी रिवर बनाते हैं, और जैसे वेन्यूल्स मिलके एक बड़ी वेन बनाते हैं। फिर थर्ड टर्म है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, बहुत छोटी छोटी वेसल्स जो नेटवर्क बनाती है बिटवीन आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। इसलिए कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक्सचेंजेबल पार्ट बनती है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। फोर्थ टर्म है एनास्टोमोसिस। अभी तो इसका सिर्फ हम डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन एनास्टोमोसिस एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है फ्रॉम ओवरऑल जनरल एनाटॉमी टॉपिक। तो एनास्टोमोसिस क्या है? एनास्टोमोसिस यानी प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरी टू आर्टरी, आर्टरी टू वेन और वेन टू वेन। यानी कि जब कोई भी आर्टरी हो या कोई भी वेन हो, उसके बीच में अगर कुछ कनेक्शन हो,
ना। अब हमने अभी देखा कि कैपिलरीज है जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती है, लेकिन अगर कोई आर्टरी डायरेक्टली एक आर्टरी के साथ, या फिर एक वेन डायरेक्टली वेन के साथ, या फिर एक आर्टरी वेन के साथ अगर कुछ कनेक्शन बनाए या फिर कुछ कम्युनिकेशन हो, तो उसको कहते हैं एनास्टोमोसिस। और उसी के बेस पे एक फिफ्थ टर्म है एंड आर्टरी। ऐसी कोई आर्टरी जिसकी टर्मिनल ब्रांचेस कोई भी कम्युनिकेशन या फिर कोई भी कांटेक्ट ना बनाए, तो उसको कहते हैं एंड आर्टरी। नेक्स्ट टर्म इज कोलेटरल सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक मेन आर्टरी है, वो कोई भी एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। अगर यही आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, तो एक ऑल्टरनेटिव पाथवे जो इस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है, तो उस ऑल्टरनेटिव पाथवे को पूरा कहते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। यानी कि एनास्टोमोटिक ऑल्टरनेटिव पाथवे या फिर कोलेटरल चैनल्स विच सप्लाइज द ब्लड टू द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द मेन आर्टरी इज ब्लॉक्ड, तो उसको कहते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। ये हुई कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। अब कुछ टर्म्स रिलेटेड टू नर्व्स। सबसे पहले तो व्हाट इज नर्व? हमें पता है नर्व फाइबर्स। जब यही नर्व फाइबर्स के बंडल, जब इन बंडल्स जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ बाउंड होकर एक बड़ा जो स्टॉक बनाता है, जो बंडल बनाता है, तो वो है नर्व। फिर दूसरा टर्म है प्लेक्सस। प्लेक्सस एक ब्रेडेड स्ट्रक्चर है। ब्रेडेड कहे तो हिंदी में चोटी जब गर्ल्स बनाती है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है, वैसा ही स्ट्रक्चर बॉडी में नर्व फाइबर्स बनाए, तो उसको कहते हैं प्लेक्सस। प्लेक्सस यानी ब्रेडेड स्ट्रक्चर या फिर चोटी जैसा स्ट्रक्चर जो नर्व फाइबर्स का नेटवर्क बनाए, तो उसको कहते हैं प्लेक्सस। फिर थर्ड टर्म है गैंग्लियन। जब नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर इकट्ठे हो, या फिर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन। अब उसी का ऑपोजिट टर्म न्यूक्लियस। यही ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स या फिर कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ग्रुप बनाए, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियस। नर्व प्लेक्सस। प्लेक्सस यानी ब्रेडेड स्ट्रक्चर formed by the network of nerve fibers. गैंग्लियन यानी ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स या फिर कम्युनिकेशन ऑफ नर्व सेल्स या फिर कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स या फिर कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बात करते हैं कुछ क्लिनिकल टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स एक साथ फर्स्ट चैप्टर में दी गई है, लेकिन हम कुछ ही टर्म्स के रिलेटेड बात करेंगे जो आपको अभी समझ में आ जाए और जो अभी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके पीछे सफिक्स आइटिस हो, तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस, फिर न्यूराइटिस, डर्मेटाइटिस यानी कि सूजन। टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल अगर इन्फ्लेम हो जाए या फिर कोई नर्व इन्फ्लेम हो जाए, तो आइटिस सफिक्स यूज होता है। फिर दूसरा टर्म है इक्टोमी। इक्टोमी भी सफिक्स है। फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, एपेंडिक्टोमी, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसको हम बॉडी में से रिमूव करें या फिर कोई भी ऐसा पार्ट उसको हम रिमूव करें, तो उसके पीछे सफिक्स लगता है इक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी यानी टॉन्सिल्स को हमने बॉडी में से रिमूव कर डाला, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। फिर थर्ड टर्म इज ओमा। ओमा मतलब ट्यूमर। फॉर एग्जाम्पल लाइपोमा, न्यूरोमा,
कार्सिनोमा, तो इन सब का मतलब होता है कुछ ऐसा ट्यूमर। तो आइटिस, एक्टोमी, ओमा। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, एक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ दैट पार्ट फ्रॉम द बॉडी, और ओमा यानी ट्यूमर। फोर्थ टर्म है प्यूबर्टी। वो एज जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर हो तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। गर्ल्स में 12 to 15 years इज द प्यूबर्टी एज, और इन बॉयज 14 to 16 years इज द एज फॉर प्यूबर्टी। फिर फिफ्थ है सिम्टम्स। फिर सिक्स्थ भी है साइंस। हमने ये दो कॉमन वर्ड सुने हैं, सिम्टम्स एंड साइंस। इसका मतलब क्या है? सिम्टम्स यानी कोई भी जो पेशेंट उसकी डिजीज के रिलेटेड जो कंप्लेन करते हैं तो उसको कहते हैं सिम्टम्स, और वहीं साइंस यानी जो डॉक्टर जो फाइंडिंग्स जो डिजीज रिलेटेड पेशेंट में ढूंढते हैं तो वो है साइंस। सिम्टम्स यानी कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग हिज और हर डिजीज, और साइंस यानी आइडेंटिफाइबल फाइंडिंग्स ऑफ अ डॉक्टर, तो उसको कहते हैं साइंस। फिर सेवेंथ वर्ड है डायग्नोसिस, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। जब डॉक्टर ढूंढ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये डिजीज है तो उसको कहते हैं डायग्नोसिस। एथ टर्म इज पायरेक्सिया। पायरेक्सिया यानी हमारी कॉमन टर्म्स में कहे तो फीवर। पायरेक्सिया मीन्स फीवर। फिर नाइन्थ टर्म इज लीजन। लीजन यानी हमारी लैंग्वेज में इंजरी, या फिर कोई भी ऐसा पैथोलॉजिकल चेंज जो टिश्यू में हम देख सकते हैं या फिर डेवलप हो तो उसको कहते हैं लीजन, या फिर इन शॉर्ट इंजरी। 10th टर्म इज इडीमा। ओ इज साइलेंट, और कई बुक्स में सिर्फ ये ही स्पेलिंग लिखा जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं इडीमा। इडीमा यानी एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, तो उसको कहते हैं इडीमा। टर्म इज थ्रोम्बोसिस। जब ब्लड सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, तो अगर सॉलिडिफिकेशन ऑफ ब्लड हो जाए या फिर कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज नोन एज थ्रोम्बोसिस, इन शॉर्ट इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, यानी कि ब्लड वेसल में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। इसी के रिलेटेड एक 12th टर्म है एम्बोलिज्म, यानी कि जब ये क्लॉट हुआ ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए और दूसरी जगह ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करे तो ये उस टर्म को कहते हैं एम्बोलिज्म या फिर एम्बोलस। फिर नेक्स्ट टर्म इज हेमरेज। हेमरेज यानी हमारी टर्म में ब्लीडिंग, फिर चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, हेमरेज यानी ब्लीडिंग। 14th टर्म इज नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस यानी डेथ। जब कोई भी सेल या टिश्यू या फिर ऑर्गन पैथोलॉजिकल चेंजेस या फिर इंजरी या फिर लीजन की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो और अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको टर्म देते हैं नेक्रोसिस। फिर 15th टर्म इज एट्रोफी। एट्रोफी यानी सेल की साइज में अगर डिक्रीमेंट हो, सेल साइज बढ़ाना बंद कर दे या फिर सेल्स की साइज छोटी हो जाए तो उसको कहते हैं एट्रोफी। इसी के सिमिलर एक दूसरा वर्ड है डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी का भी सेम मतलब है कि सेल की साइज में डिक्रीमेंट हो, लेकिन अगर इस दोनों में डिफरेंस देखें तो एट्रोफी यानी पार्शियल और कंप्लीट। सेवेंटीन्थ टर्म इज हाइपरट्रोफी।
हाइपरट्रोफी यानी इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि देयर वुड बी नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सिर्फ सेल की साइज में इंक्रीज होगी, नंबर सेम रहेगा। 18th टर्म इज हाइपरप्लेसिया। अब यही एक सिचुएशन है जब देयर वुड बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल की साइज सेम रहेगी लेकिन ऑर्गेन की साइज, टिश्यू की साइज बढ़ेगी क्योंकि देयर वुड बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स और वहीं यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। फिर 19th इज हाइपोप्लेसिया। हाइपोप्लेसिया यानी देयर वुड बी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेल। यहाँ पे देर वॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेल। 20 इज एप्लेसिया। एप्लेसिया यानी देर वुड बी फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल। यहाँ पे इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेल, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल। 21st term is syndrome. अब डिफरेंस बिटवीन अ डिजीज एंड सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी अलग अलग सिम्टम्स और साइंस डिजीज एक पर्टिकुलर डिजीज में अगर दिखाई दे तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल SARS यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी डिजीज़ में निमोनिया के या फिर कोई भी ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के रिलेटेड सारे सिम्टम्स नज़र आए तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। फिर 22nd टर्म इज़ पैरालिसिस। अब पैरालिसिस का मतलब कि हमारे पास जो मोटर पावर है यानी कि मूवमेंट करने की जो पावर है अगर वो लॉस हो जाए तो उसको कहते हैं पैरालिसिस। अब पैरालिसिस के दूसरे टाइप्स हैं फॉर एग्जांपल मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया यानी अगर कोई भी एक ही लिम्ब में या फिर अपर लिम्ब हो या फिर लोअर लिम्ब हो, कोई एक ही लिम्ब में अगर पैरालिसिस हो तो उसको कहते हैं मोनोप्लेजिया। फिर 24th टर्म इज क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया यानी ऑल 4 लिम्ब्स हैव पैरालिसिस, यानी कि दोनों अपर लिम्ब और दोनों लोअर लिम्ब में अगर पैरालिसिस हो जाए तो उसको कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। फिर 25th टर्म इज पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया यानी कि दोनों लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हो जाए तो उसको कहते हैं पैराप्लेजिया। फिर 26th टर्म इज हेमीप्लेजिया। अगर 1/2 ऑफ द बॉडी में या तो राइट हैंड और राइट लेग या फिर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग में पैरालिसिस हो जाए तो उसको कहते हैं हेमीप्लेजिया। मोनोप्लेजिया यानी कोई भी एक लिम्ब में पैरालिसिस हो। क्वाड्रिप्लेजिया यानी ऑल 4 लिम्ब्स हैव पैरालिसिस। और पैराप्लेजिया यानी कि दोनों लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हो तो उसको कहते हैं पैराप्लेजिया। और 1/2 ऑफ द बॉडी में अगर पैरालिसिस हो तो उसको कहते हैं हेमीप्लेजिया। फिर 27th टर्म इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया यानी कि अगर हम जो हमारे पास मोटर पावर है और सेंसरी पावर है, अगर हम कोई भी टच करता है तो हमें सेंसेस फील होते हैं। अगर टच करने की सेंसिबिलिटी कोई खो देता है या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया में हमें टच सेंसेशन फील ना हो तो उसको कहते हैं एनेस्थीसिया। फिर 28th टर्म है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया यानी पेन फील ना होना, यानी कि लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी। यहाँ पे लॉस ऑफ टच सेंसिबिलिटी और वहीं यहाँ पे लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी। 29th टर्म इज थर्मेंथेशिया। इसका मतलब लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसिबिलिटी, यानी हम टेम्परेचर फील नहीं कर पाते कुछ भी। फिर 30th टर्म
is hyperesthesia. हाइपरेस्थेशिया यानी एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेंसिबिलिटी, यानी कि सेंसिस की का पावर बहुत ही एबनॉर्मली इंक्रीज हो तो उसको कहते हैं हाइपरेस्थेशिया. फिर 31th टर्म इज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस यानी कि स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन शॉर्ट मेटास्टेसिस यानी कि स्प्रेड ऑफ द डिजीज. फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल्स जो एक जगह से दूसरे बॉडी पार्ट में अगर फैल सकते हैं तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 32 इज थेरेपी. थेरेपी यानी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट. तो अलग अलग टर्म्स, पहले के थर्मेंथेशिया यानी कि लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसिबिलिटी, हाइपरेस्थेशिया यानी कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेंसिबिलिटी, मेटास्टेसिस यानी स्प्रेड ऑफ अ डिजीज, और थेरेपी यानी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे कुछ क्लिनिकल टर्म्स रिलेटेड हमने बात की और बुक्स में टर्म्स रिलेटेड टू बोन्स भी दिया गया है, लेकिन मैंने इसमें वो इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम आगे जाके पर्टिकुलर बोन्स सीखेंगे तो उन टर्म्स को हम वहीं इंक्लूड कर लेंगे. तो यहाँ पे हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी ख़त्म करते हैं और यहीं द मेन पार्ट, द बेसिक पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स ख़त्म हुआ. तो आगे के लेक्चर्स में हम नई नई सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, मूवमेंट्स, ये सब आगे सीखेंगे. पर उसके लिए यू हैव टू बी अपडेटेड. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.